हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोमोलिक्यूल के लेक्चर नंबर 2 में। देखो कल हमने क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन और बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन। तो देखो जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ही आज आगे जो बचा है थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिंपली वो दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसको फिर से हमने क्लासिफाई किया था। आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में उसमें समझा है। बाद में हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी भी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था एज अ शुगर एंड नॉन शुगर। तो उसमें से जो शुगर है वो आपको पता है कि शुगर क्या होते हैं। शुगर क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स है, ऑलिगोसैकेराइड्स है, वो शुगर्स है। तो आगे देखते हैं कि हम शुगर को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो जो शुगर है उसको हम दो क्लास में क्लासिफाई करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। शुगर्स देखो, रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। दो शुगर which reduce the filling solutions and tolerance reagent, जो फिलिंग सॉल्यूशंस को या फिर टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकती है। द शुगर which reduce the filling solutions and tolerance reagent are called reducing sugar। जो भी ऑल मोनोसैकेराइड्स है, सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स, whether it is aldose or ketose, सभी जो मोनोसैकेराइड्स है वो अल्डोज है तो भी, केटोज है तो भी, वो सभी रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखो क्या होता है कि अगर वो डायसैकेराइड्स है तो डायसैकेराइड्स में अगर फ्री CHO ग्रुप होता है, मतलब फ्री CHO ग्रुप होता है या फिर केटो ग्रुप होता है जो कि फ्री है, किसी के साथ बाउंडेड नहीं है, फ्री होना चाहिए। CO ग्रुप हो तो भी चलेगा, CHO ग्रुप हो तो भी चलेगा, मतलब केटो ग्रुप हो या फिर CHO ग्रुप हो। किस केस में? डायसैकेराइड्स के केस में। मोनोसैकेराइड तो सभी, जो अल्डोज है वो भी और केटोज है वो भी, सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो डायसैकेराइड्स है अगर उनमें CHO ग्रुप या फिर केटो ग्रुप फ्री होता है तो वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर। इट reduce filling solution and tolerance reagent। ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है या फिर फिलिंग सॉल्यूशन है, इसको अगर ये इससे रिड्यूस होता है तो मतलब फिलिंग सॉल्यूशन का टॉलरेंस रिएजेंट का रिडक्शन होता है तो ये रिड्यूस कर सकता है फिलिंग सॉल्यूशन को या फिर टॉलरेंस रिएजेंट को, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद ऑल मोनोसैकेराइड्स, सभी के सभी मोनोसैकेराइड्स वेदर इट इज अल्डोज हो तो भी या फिर केटोज हो तो भी, सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर है, सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर से। उसके बाद डायसैकेराइड्स जो है, डायसैकेराइड्स इन विच CHO और केटो ग्रुप इज फ्री। अगर डायसैकेराइड्स होते हैं तो उनमें CHO ग्रुप या फिर केटो ग्रुप अगर फ्री फॉर्म में है, मतलब वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल माल्टोज है, लैक्टोज है, फॉर एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज etc। ठीक है, अब जो आप समझ गए होंगे रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। आप देखो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या है। ये डू नॉट रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट।
ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बाद देखो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उनमें CHO या फिर केटो ग्रुप बॉन्डेड होता है मतलब फ्री फॉर्म में नहीं होता, देयरफॉर बिहेव एज अ नॉन रिड्यूसिंग। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। अल्डिहाइडिक CHO और केटो ग्रुप CHO और केटो ग्रुप इज बॉन्डेड, ये किसी के साथ बॉन्डेड होता है, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिहेव करता है। मतलब ये इसका बिहेवियर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है उसका एग्जांपल है सुक्रोज। फॉर एग्जांपल इन केस सुक्रोज शुगर है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शुगर को भी हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स के। अब ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं वो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जिनमें जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं एज ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब जो ऑलिगोसैकेराइड्स है उनमें 2 से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं मोनोसैकेराइड्स के आफ्टर दी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अगर किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के 2 से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स है। जैसे कि अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो डाइसैकेराइड्स है, 3 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तो ट्राइसैकेराइड्स है, 4 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं तो टेट्रासैकेराइड्स है, कुछ इस तरह से। और उनको हम फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो उनमें से उतने यूनिट आएंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी हमने पूरा समझ लिया था। ऑलिगोसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, सो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। देखो सम एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। अब ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसमें 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। उसी के बेसिस पे हम फिर से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या तो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, 2 के लिए, 3 के लिए या फिर 4 के लिए। तो देखो कुछ एग्जांपल है, इसमें है डाइसैकेराइड्स, यानी कि ये इसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 यूनिट्स को जनरेट करेंगे। इसके एग्जांपल है देखो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो ये 2 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो 2 यूनिट है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। उसके बाद माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के 2 यूनिट जनरेट कर देगा या फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें वो 2 यूनिट मिलेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ द लैक्टोज, वन है ग्लूकोज, सेकंड वन इज अ गैलेक्टोज। तो देखो ये तीनों के तीनों यानी कि सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, देयरफॉर दीस आर डाइसैकेराइड्स। ये 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए डाइसैकेराइड्स है। अब इनको बराबर से याद रखिएगा कि हाइड्रोलाइसिस के बाद इसमें से कौन से यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बाद देखो ट्राइसैकेराइड्स, इसमें 3 यूनिट्स आएंगे। इसका एग्जांपल है रैफिनोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, रैफिनोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। सिमिलरली टेट्रासैकेराइड्स, इनमें 4 यूनिट आएंगे। एग्जांपल है साइशोज, इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ गैलेक्टोज के 2 यूनिट्स ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस देता है या फिर इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है ऑलिगोसैकेराइड्स के। आप इन एग्जांपल को थोड़ा सा याद रखिएगा कि इनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद मतलब ये किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब डाइसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है या फिर टेट्रासैकेराइड्स है। एंड इसके अलावा इनका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसमें से कौन से यूनिट हमें मिलने वाले हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स यूनिट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे ऑलिगोसैकेराइड्स के। चलो आगे चलते हैं। आगे का जो पोर्शन है वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। देखो ग्लूकोज का जो वन चेन स्ट्रक्चर है उसको हमें समझना है या फिर जो कायरल सेंटर्स होते हैं इसमें उनको उनका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। उसके लिए कुछ हमें थोड़ा सा फिशर प्रोजेक्शन को देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला होता क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला।
देखो जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है उनमें हम टेट्राहेड्रल कार्बन यानी कि जो किसी 4 ग्रुप्स के साथ बाउंडेड कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल कार्बन जो है वो हम 2 क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। टेट्राहेड्रल कार्बन, जो टेट्राहेड्रल कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 क्रॉस लाइन से, रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्रॉस लाइंस। देखो कुछ इस तरह से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। अब ये जो 2 क्रॉस लाइन से हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया है, ये है कार्बन सेंटर का, मतलब जो क्रॉस है वो ये कार्बन है और ये इसके यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे जो कि असिमेट्रिक कार्बन है। अगर किसी कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो हम उसे बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल सेंटर, असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल सेंटर। अब देखो 2 क्रॉस लाइन से हमने टेट्राहेड्रल कार्बन को रिप्रेजेंट किया है। अब इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हमें किस तरह से मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनसे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पेज है, मतलब पेज का प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज। उस पेज से बॉन्ड्स आर कमिंग आउट, पेज से बॉन्ड्स आर कमिंग आउट। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ पेज। पेज से बॉन्ड निकल रही है, पेज का प्लेन है उसमें से बॉन्ड निकल रहे हैं, ऐसा कमिंग आउट ऑफ पेज। ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन ये क्या रिप्रेजेंट करती है? बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज। अब पेज का जो प्लेन है उसमें से बॉन्ड बाहर आ रहे हैं, बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज, ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब दूसरी लाइन जो है, जो कि वर्टिकल लाइन है, बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज, पेज से बॉन्ड जा रहा है, गोइंग इनटू द पेज, बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज, बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज। कुछ इस तरह से हमें इसको देखना है। बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज, एक प्लेन से, मतलब जो पेज का प्लेन है उसमें से बॉन्ड गोइंग इनटू द पेज एंड बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज। एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगी, एक वर्टिकल लाइन शो करेगी। ये है इसका असिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर, जहां पर मतलब ये क्रॉस लाइन रिप्रेजेंट करती है कार्बन को, यहाँ पे क्रॉस कार्बन है और यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अगर अटैच होंगे तो उसको हम कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल सेंटर। तो यही हमें इसमें देखना है। अब देखो इसमें अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, इफ मोर देन 1 कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, देन वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अगर जैसे कि ग्लूकोज में है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस जो है एक से ज्यादा बार आएंगे, तो अगर ऐसा होता है इफ मोर देन 1 कायरल सेंटर, देन वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट लार्जेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। If more than 1 chiral centers, more than 1 chiral centers present, then vertical line represent
longest continuous chain of carbon। देखो अगर एक से ज्यादा इसमें कायरल सेंटर है तो जो वर्टिकल लाइंस है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेंगी, और इनमें जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम होता है इज इन द अपर पोर्शन ऑफ चेन। मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन होगा वो अपर पोर्शन में होगा चेन के। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज इन द अपर पोर्शन ऑफ चेन। इसको भी समझ लो कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, मान लीजिए अगर वहां पे CHO ग्रुप है तो CHO ग्रुप CH2OH या फिर अदर ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, तो इस केसेस में जो कार्बन ज्यादा ऑक्सीडाइज है उसको अपर पोर्शन में रखने का, जो चेन के अपर पोर्शन में रखेंगे जो कि वर्टिकल लाइन पे आएगा। ठीक है, इसके बाद है D and L शुगर्स क्या होते हैं। तो ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसको हमने समझ लिया, अब आगे चलते हैं एग्जांपल देखते हैं और उनमें रिलेटिव जो कॉन्फ़िगरेशन है अराउंड द कायरल सेंटर वो भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अब D and L शुगर को पहले समझ लेते हैं। देखो D and L शुगर्स। इससे पहले जब हम कैपिटल D एंड कैपिटल L शुगर को समझ लें, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपने पहले भी सुना होगा स्मॉल d एंड स्मॉल l, जिसको हम पॉजिटिव या इसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लियोरोटेटरी। हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड हैलोएरेन्स में ये पढ़ा था, जो कि उसमें थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट था। अब देखो आपको पता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस को याद कीजिएगा। देखो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कोई सब्सटेंस जो है उसका सॉल्यूशन लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। When solution of the substance rotate the plane polarized light toward the clockwise और anti-clockwise direction, clockwise में या फिर anti-clockwise direction में, तो उसको हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो हम उसको बोलते थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसको रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल d से या फिर पॉजिटिव साइन से, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है प्लेन पोलराइज लाइट, तो हम उसको बोलते थे लियोरोटेटरी और रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल l से या फिर नेगेटिव साइन से। तो देखो कुछ इस तरह से जो नोटेशन है, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी का d या फिर पॉजिटिव साइन, लियोरोटेटरी का l या फिर नेगेटिव साइन, ये जो है इसको आप इनके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो कैपिटल D है, कैपिटल L है, इनका स्मॉल d से या फिर स्मॉल l से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो D एंड L है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब ये D and L it describe the configuration at only one chirality center। जो बॉटम का chirality center होता है उसके रिलेटिव में ये D and L कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करता है, whereas ये जो स्मॉल d या स्मॉल l है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइन है ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी, यानी कि जब हम सॉल्यूशन। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो ये कैपिटल D है, L है, ये डिस्क्राइब करता है कॉन्फ़िगरेशन एट कायरलिटी
एग्जैक्टली सेंटर जो बॉटम मोस्ट होता है उसमें। हम आगे के एग्जाम्पल में समझेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। और ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल एल है, ये रोटेशन बताते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज्ड रोटेट होता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से, सॉल्यूशन से, जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये डी है या फिर पॉजिटिव साइन है, तो इसका कुछ ये कैपिटल डी या स्मॉल डी से, कैपिटल डी से या फिर कैपिटल एल से कोई रिलेशन है। इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम आगे जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं या फिर अदर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को यूज करेंगे, कैपिटल डी कैपिटल एल साइन को यूज करेंगे, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया। तो सिंपली स्मॉल डी का, स्मॉल एल का, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कैपिटल एल या फिर कैपिटल डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखो अब ये डी एंड एल शुगर्स क्या रिप्रेजेंट करता है। चलो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है ये ऑप्टिकली एक्टिव सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्टिकली एक्टिव सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है। देखो उसके बाद इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी ये जो हमने अल्डोज केटोज इस तरह से क्लासिफाई किया था, तो ये अल्डोज कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है, तो यह है अल्डोज। और इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो अल्डोज और 3 कार्बन के ट्रायोज, तो ये बन जाएगा अल्डो ट्रायोज। दिस इज एन अल्डो ट्रायोज। उसके बाद देखो इसमें 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, इसमें एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, और ये 2 इनैंशोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन 2 इनैंशोमेरिक फॉर्म। अब इनैंशोमर भी आपको पता होगा, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है उनको हम इनैंशोमर्स कहते हैं। आप थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिएगा हैलोजेनिटी ऑफ एल्केन्स को, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इनैंशोमर्स। तो देखो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो कुछ इस तरह से है, यहां पे आएगा CHO। देखो हमने क्या कहा था, अल्डो ट्रायोज, मतलब इसमें CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, एक ग्रुप है CH2OH, here OH and here is EH। अब देखो 1 2 3 कार्बन है, इसीलिए ये हो गया ट्रायोस। इसमें अल्डिहाइड है, इसीलिए अल्डो ट्रायोस। 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, देखो 1 2 3 4 4 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, इसलिए ये 1 असिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। उसके बाद एग्जिस्ट इन 2 इनैंशोमेरिक फॉर्म। अब इसकी मिरर इमेज आप देख लो, इसकी मिरर इमेज आएगी, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पे आएगा CHO, ये हो जाएगा OH, ये यहाँ पे H और ये CH2OH। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH2OH। अब देखो इसमें हम इसको कहते हैं पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो इस पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, इस पॉजिटिव का मीनिंग है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनैंशियोमर है। इस नेगेटिव का साइन क्या है, ये रियोरोटेटरी इनैंशियोमर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पॉजिटिव साइन से या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड को मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो वो कौन सा है, पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है तो ये है लियोरोटेटरी है, प्रेजेंटेड बाय, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इसके बाद देखो हम इसको डी ग्लिसरल्डिहाइड लिख सकते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड इसको यल ग्लिसरल्डिहाइड। अब आप इसका और इसका रिलेशन मत जोड़िएगा। देखो ये पॉजिटिव साइन इसके जो इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, इसका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं। इस डी को या फिर यल को हम इस डायग्राम में मतलब जो हमने ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ किया है इसमें समझ सकते हैं। देखो अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर पॉइंट टू राइट, मतलब जो भी लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर होगा, देखो अगर 2-3 ऐसे सेंटर होंगे तो सबसे बॉटम का जो होगा वो देखने का, सबसे बॉटम में जो होगा वो देखने का। अब यहाँ पर एक ही है तो बॉटम, अब इसका कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे एक ही है। अब ये देखो, और अगर इसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर पॉइंट टू राइट, अगर राइट में है, ये देखो राइट में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसके आगे डी लगा दीजिए अगर ये राइट में है, और अगर ये लेफ्ट में है तो इसके आगे लगा दीजिए कैपिटल यल, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पे है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया डी क्योंकि ये राइट में है, ये हो गया यल क्योंकि ये लेफ्ट में है। इसके जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगी। ये डी एंड यल हम फिशर पोजीशन का लोवेस्ट कायरलिटी के सेंटर को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो रेफर्ड एज डी, रेफर्ड एज एल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सिंपली एक सिंपल ग्लिसरल्डिहाइड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल हमने लिया। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो होगा लियोरोटेटरी नेगेटिव साइन। देखो जो पॉजिटिव है उसका इनैंशियोमर नेगेटिव ही होगा, मतलब एक ही होता है। जो इनैंशियोमर होते हैं उनका एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम होता है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन रोटेशन का जो एंगल है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था हमने। उसके बाद देखो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी एंड कैपिटल यल जो है ये क्या है, इफ मैं लिख देता हूं, देखो हम डी का लिखते हैं रेफर्ड एज डी। कब? इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर पॉइंट टू राइट, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर पॉइंट टू राइट। अगर राइट में प्रेजेंट होगा तो हम डी रेफर करते हैं, और यल रेफर करते हैं इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लोवेस्ट कायरलिटी सेंटर पॉइंट टू लेफ्ट,
पॉइंट टू लेफ्ट, बाकी सब से सिर्फ राइट की जगह पर लेफ्ट कर दो। अगर ये लेफ्ट में होता है तो उसको हम रेफर करते हैं यल। तो ये डी को यल को हम फिशर प्रोजेक्शन देखते ही समझ सकते हैं कि ये डी है, कैपिटल डी है या यल है। बट डी एंड यल डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरलिटी सेंटर। देखो इसको भी समझ लो, अगर उसमें 3-4 कायरलिटी सेंटर है, मान लो ग्लूकोज है उसमें 4 कायरलिटी सेंटर है, तो ये सभी का कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब नहीं करेगा, सिर्फ बॉटम मोस्ट जो भी बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसका ही ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करता है एंड से नथिंग अबाउट दी अदर्स। बाकी के जो है उसके बारे में ये कुछ बताता नहीं है। तो इस बात को याद रखो। और जो भी इनैंशियोमर है डी शुगर का इज ऑलवेज यल शुगर होगा। अब देखा था हमने एग्जांपल कि यहाँ पे एक डी था तो उसका इनैंशियोमर क्या होगा, यल ही होगा। और एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो सिर्फ डी एंड यल कॉन्फ़िगरेशन जो बॉटम का है उसको ही रिप्रेजेंट करता है, उसी पे बेस पे हम डी एंड यल डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये था फिशर प्रोजेक्शन एंड डी एंड यल शुगर कैसे लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, या फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आगे हम ग्लूकोज को देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसको भी समझेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो आता है वो सब समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक जो देखा है वीडियो नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।